अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोदी इस्माइल और एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करता हूं केम टू माय यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे हम जानते हैं कि पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक चल रहा है और उसके ऊपर पहले से 2-3 वीडियो में बना चुका हूं। आज जो एक नई वीडियो बना रहा हूं वो एक नए कंसेप्ट के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, वो ये है कि व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी की दूसरी वैल्यू सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से ज्यादा क्यों होती है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हम इसको यूज क्यों करते हैं या इससे हमें एडवांटेज क्या मिलता है। तो अपनी वीडियो को बेहतर आगाज करते हैं। और उससे पहले कि हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, हमें ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होती है। तो हम पहले से जानते हैं कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस स्टेट ऑफ एन एटम, और इस रिमूवल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, या फिर हम उसको सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं। और जब किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, सपोज ये हमारे पास जैसे एक एटम उसमें न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर उसके सपोज करें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे क्या हो जाएगा, कुछ इजाफा हो जाएगा, यहाँ पर एक साइड एम्प्टी हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो कम हो जाएगी। तो अब ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर ये जो पॉजिटिव सेंटर में एटम में चार्ज पड़ा है इसकी अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन को कंट्रैक्ट करके अपने पास पास कर देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में वैल्यू ज्यादा क्यों होती है। तो अब उससे पहले के सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ये हमारे पास वो एनर्जी होगी जो इस यूनिक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप पहले रिमूव कर चुके हैं, तो अब उस एक एटम में से जिसमें से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है उसको यूनिक पॉजिटिव कैटाइन बोलते हैं। वो क्या होता है, यूनिक मीन सिंगल, कैटाइन मीन कैटाइन, कि चूंकि एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है उसके ऊपर एक चार्ज आ चुका है +1, इसलिए वो क्या यूनिक पॉजिटिव चार्ज है। तो जो हमारे पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम लिखते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ यूनिपॉजिटिव यूनिपॉजिटिव आयन लिख दे या फिर जस्ट यूनिपॉजिटिव कैटाइन लिख दे, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब बात ये है कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इसकी वैल्यू जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से ज्यादा क्यों होती है। तो उसकी रीजन मैं पहले भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिया था कि जैसे ही एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, मींस एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा तो पहले क्या होता है, जो भी एटम होता है उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उन प्रोटॉन्स के इक्वल ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है हर एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन ने अट्रैक्ट किया होता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के पास पास रहता है, एटम के इर्द-गिर्द स्ट्रॉन्ग करता है और रिवॉल्व करता है। जबकि जब एटम में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल जाएगा इसका मतलब है जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो बढ़ जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो कम हो जाएगी। और अब चूंकि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, इस वजह से होता क्या है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पहले ज्यादा फासले पर होते हैं वो कम फासले पर आ जाते हैं। तो अब जब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन कम फासले पर आ चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं यहाँ की बजाय, तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, मींस वो क्या है पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा करीब है और वहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी ज्यादा है। पहले इक्वल नंबर था इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का, यानी जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे वो अट्रैक्ट कर रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत बढ़ जाता है, जिस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। और यही रीजन है कि जो हमारे पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होती है वो ऑलवेज हायर होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो सपोज करें अगर हमारे पास मैग्नीशियम जो एटम हो वो अगर गैसियस स्टेट में हो और उसको हम क्या करें वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, इसको मैग्नीशियम पॉजिटिव स्टेट में ले जाना चाहते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालें, तो इसके लिए जो आपको एनर्जी देना पड़ती है वो एनर्जी होती है आपकी 738 किलो जूल पर मोल।
अब ये इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि अब ये आपके पास गैसी स्टेट में नहीं था, नॉर्मल गैसी स्टेट में तो नॉर्मल एटम था, इसको कोई चार्ज नहीं था। अब अगर यही हम एटम ले मैग्नीशियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये जो होगा आपके पास ऑलरेडी गैसी स्टेट में होगा और इसको पहले से चार्ज है, और अब अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इसको आप क्या करेंगे 1450 किलो जूल पर मोल जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो तब यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और Mg2 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पहले से मूव हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ से डिफरेंस से अंदाजा करें कि जब पहला इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे थे तो वहां पर आपको 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ रही थी, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब आप एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो वहां पर आपको 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ रही है। तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो हायर होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। और अगर इसी तरह हम बात करें कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ डाई पॉजिटिव कैटाइन। जैसे ये डाई पॉजिटिव है यानी कि एक ऐसा कैटाइन जिसको टू पॉजिटिव चार्ज हो, अगर वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एनर्जी देना पड़ेगी और आपकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और इसी तरह मैग्नीशियम की बात करें कि Mg2 पॉजिटिव हो आपके पास और आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर Mg3 पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको 730 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो ये देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, पहले में 738 था, उसके बाद 1450 हुआ और अब 730 इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया। यानी कि अब जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी उससे ज्यादा। तो ये थे हमारे पास इसकी रीजन कि अब होता क्या, जैसे ये डाई पॉजिटिव बनेगा तो अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो और बढ़ जाएगा उसके कंपैरिजन में, इसलिए वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो उसके स्ट्रांग होंगे उसको क्या करेगा और ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और करीब कर लेगा। इस तरह से अब ये चूंकि ज्यादा पॉजिटिव के पास चले जाएंगे तो अब वहां से निकालना और मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और जैसे इससे आगे हम मूव ऑन करते हैं तो इनकी जो वैल्यूज होती है वो बढ़ती जाती है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो अब इसके एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इंडिकेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। इंडिकेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास एक एटम है उस एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, सपोज करें हमारे पास जैसे मैग्नीशियम का केस था, तो मैग्नीशियम में से जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और इसको Mg पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था, और इसके लिए आपको 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ रही थी। और इसके साथ साथ जब हमने मैग्नीशियम पॉजिटिव जो था इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इसको Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो इसके लिए आपको 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ी, यानी कि पहले से ज्यादा। और इसके बाद जब हम इसको थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना चाहते हैं Mg2 पॉजिटिव में से, तो जब ये Mg3 पॉजिटिव में जाता है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एनर्जी यानी कि 1730 किलो जूल पर मोल 730 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। और जो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है वो होता है एक कंप्लीट शेल से, यानी कि कंप्लीट शेल हो और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसका मतलब है इसका जो वैलेंस शेल था उस वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो कितनी एनर्जी देना पड़ी, जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला तो आप कितनी एनर्जी देना पड़ी, और फिर जैसे इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका जो बाहर वाला शेल था वो शेल खत्म हो गया और अब इनर शेल आ जाता है जो कि फुली फिल्ड होगा। इनर शेल फुली फिल्ड होता है, सिर्फ ऑर्डर होता है, उसमें चांसेस होते हैं कि वो फुली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रही है। इसका मतलब है इसका जो वैलेंस शेल था उसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन थे और थर्ड इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी शो करती है कि अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, वैलेंस शेल एक खत्म हो चुका है, उससे नेक्स्ट वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। तो ये था हमारे पास इंडिकेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम फर्दर इससे क्या कर सकते हैं, इसे हम मजीद इंडिकेट कर सकते हैं ये जो तमाम एटम्स होते हैं उनका मेटालिक कैरेक्टर। ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंडिकेशन
इंडिकेशन ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, कि जो भी हमारे पास एटम्स होते हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर बता सकते हैं। जैसे अगर वो तमाम एलिमेंट्स या वो तमाम एटम्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे, क्योंकि मेटल्स क्या होती है जो इलेक्ट्रॉन को अपने में से रिमूव करवाती हैं। वो तमाम एटम्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मींस उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, तो वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे। और वो तमाम एटम्स जिनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो इंटरमीडिएट होगी, ना ज्यादा होगी ना कम होगी बल्कि दरमियान में से आएगी, तो वो हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, यानी उनका कैरेक्टर मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट में होगा, बीच में होगा, उनको मेटलॉइड बोलते हैं। और ऐसे वो तमाम एलिमेंट जिनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, बहुत हाई होगी, तो उसका मतलब है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या मुश्किल है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, वो नॉन मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करती, वो बल्कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती होती है। इसलिए वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत हाई होती है तो हम कहते हैं कि वो नॉन मेटल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इससे हम आगे जो हमारे पास नेचर ऑफ कंपाउंड है उसका पता चला सकते हैं। नेचर ऑफ कंपाउंड, कि जो आपका कंपाउंड बना हुआ है उसकी नेचर का पता चल जाएगा कि वो कौन सी नेचर का है, मींस वो आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ कैसे पता चलेगा, तो ये सिंपली है कि अगर आपका एक ऐसा कंपाउंड बना हुआ हो जिसमें जो एटम्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू स्लो हो, जैसे कि हम एग्जांपल दें जो NaCl अगर यहाँ पर जो सोडियम है इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम है और जो क्लोरीन है वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, तो उससे कंसर्न नहीं, हमारा इससे कंसर्न है। आयोनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ रहे हैं तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की ही बात करते हैं। जो सोडियम होता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या है, कम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम है तो ये क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है अपने में से, और जो दूसरा होगा वो क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो एक साथ बन जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है वो इलेक्ट्रॉन अपने में से रिलीज करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे NaCl है। और ऐसे तमाम एलिमेंट जिनकी जो वैल्यूज होती है आयोनाइजेशन की वो इंटरमीडिएट होती हैं या फिर हायर होती हैं, वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते बल्कि वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। उनके जितने भी कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, आयनिक नहीं होते। ठीक है, अब जो फोर्थ फैक्टर हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं वो है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनी एटम, कि हम ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से ये बता सकते हैं कि जो हमारा एटम है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो ये कैसे बता सकते हैं, तो ये सिंपली है कि जो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं वो उस वक्त रिमूव करते हैं जब एटम गैसी स्टेट में चला जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका पास जो भी मिक्सचर होगा उसको गैसी स्टेट में लेकर जाएंगे, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाए और वो कैटायन बना दे तो इसका मतलब है वो स्टेबल नहीं है बल्कि अनस्टेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। और अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, वो गैसी स्टेट में तो चला गया लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो क्या है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इससे उसकी स्टेबिलिटी का आइडिया हो जाएगा। जैसे हमारे पास जो नोबल गैसेज होती हैं, जिसमें हीलियम की बात करें, नियोन हो या क्रिप्टॉन, जो भी नोबल गैसेज हो, ये क्या होती है, स्टेबल होती है, अपने में से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करती। तो इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई होती हैं, मींस ये क्या होती है, अपने में से इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से निकालती है, लिहाजा ये स्टेबल है। तो आज का यही टॉपिक था, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो क्लास पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को कंप्लीट देखा करें और साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लेकिन आप ये सब्सक्राइब नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके जो क्लास फेलोज हैं या दूसरे फेलोज हैं आप उन तक ये लाजमी शेयर क्या करें और उनके चैनल रेकमेंड करें, ताकि आपके जरिए हमें भी सपोर्ट मिलती रहे और हम भी दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सकें। तो इसी वीडियो को यहाँ तक खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।